हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। जो एमपीपीएससी का पेपर आपके यहाँ 2025 में होने वाला है 1 जून में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म के जो फाउंडर कहलाते हैं केनेथ वॉल्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनकी फेमस बुक थी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपको ध्यान रखना है केनेथ वॉल्स। यहाँ पे आया एलेक्जेंडर वेंथ, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के जनक थे एलेक्जेंडर वेंथ। बैरी बुजॉन कोपेनहेगन स्कूल के थिंकर थे बैरी बुजॉन। सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। रॉयल प्रेबिस आप यहाँ देख सकते हो इनके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज रॉयल प्रेबिस ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज। और इनको जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहा जाता है रॉयल प्रेविस को। कोर पेरिफेरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जो डेवलप कंट्री होते हैं सेंटर में, उनका डेवलपमेंट होता है पेरिफेरी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री है उनके द्वारा। ये जो थ्योरी थी डिपेंडेंसी थ्योरी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना रॉ मटेरियल रिसोर्सेज डेवलप कंट्रीज को देती है और उनका डेवलपमेंट में सहायक होती है, ठीक है। Which characteristics is not typically associated with the ideology in international politics? इसे हम कॉमन सेंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, करेक्ट है। रिफ्लेक्टिंग अ कोहेरेंट सेट ऑफ बिलीफ्स होती है इसमें, यस। बीइंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल नेशन, रॉन्ग, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हम इसके एलिमिनेट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, ये भी करेक्ट है, नॉट पूछा था, ऑप्शन सी। Who said this? Power is where state influence the policies of other state more than their own. ये स्टेटमेंट है केनेथ वॉल्स का, फादर ऑफ न्यू रियलिज्म। हैंस मॉर्गनथाउ क्लासिकल रियलिज्म के वन ऑफ द थिंकर है, हैंस मॉर्गनथाउ, ठीक है। ये स्टेटमेंट है केनेथ वॉल्स का। रॉबर्ट डाहल यहाँ पे एक ऑप्शन में है, इनकी बुक है पोली आर्की। जॉन मेर्शाइमर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द ब्रेन कमीशन, ये 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन अर्ली 1980s रिकमेंडेड फॉर, इसका आयोग ने ऑफिशियल आंसर सी दिया है, मैसिव ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम रिच कंट्रीज टू द पुअर कंट्रीज फॉर देयर सस्टेन डेवलपमेंट शुड बी डन, ठीक है। आप इसे इंटरनेट पे जाके और पढ़ लीजिएगा, ब्रांड कमीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए सुप्रीम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट? ये टफ क्वेश्चन कह सकते हो। इसका सही आंसर है जनरल असेंबली। ये ऐसे क्वेश्चन है इसमें आपको नॉलेज है तो बनेगा ही, वरना ये मैक्सिमम लोगों से सॉल्व नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन की चिंता नहीं कीजिएगा, आर्बिट टाइप के क्वेश्चन है। यदि आपको एक बार पता चल जाता है तो ये फ्यूचर में आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जनरल असेंबली, वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज सुप्रीम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, दैट इज नोन एज जनरल असेंबली। In which of the following universities the Department of International Politics was first formed as a separate academic discipline in 1919? यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, यूके। ये कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप यूजीसी दोगे, यूजीसी नेट, सीयूईटी एग्जाम, तो इसमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आप अदर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिएगा, वेरी हेल्पफुल होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में 1919 में एक डिपार्टमेंट बना था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टडीज के लिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। कोल्ड वॉर बेसिकली फॉट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर आइडियोलॉजिकल वॉर था, जिसमें यूएसए
और यूएसएसआर के मध्य लड़ा गया था। यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, जबकि यूएसएसआर कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। इसके इवेंट्स देखें तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये 1962 में हुआ था। 61-62 का टाइम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें यूएसएसआर ने जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह थी वो क्यूबा में प्लेस कर दी थी। वियतनामी वॉर 1969 के समय का है, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, वियतनामी वॉर 1969 के समय स्टार्ट हुआ था। कोरियन वॉर 50-51 में 1950-51 के समय का है। बर्लिन एयरलिफ्ट ये बर्लिन ब्लॉकेट के समय का है 1948, ठीक है। इनमें से सबसे पहले इवेंट्स कौन सा हुआ था कोल्ड वॉर का? ऑप्शन डी, बर्लिन एयरलिफ्ट। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क बनाना बीचेस एंड बेसेस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सिंथिया एनलॉय, ठीक है, सिंथिया एनलॉय। इनके बारे में और देख लेते हैं। सिंथिया एनलॉय, वेयर इज वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन में वीमेंस का क्या रोल है, इसके बारे में किताब लिखी थी बनाना बीचेस एंड बेसेस, सिंथिया एनलॉय ने। इनकी अदर बुक जो कि सीयूईटी पीजी में पूछी गई है, सीयूईटी जो कि एग्जाम होती है उसमें ये एक बुक पूछी गई है, मैन्यूअर, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द मॉर्निंग आफ्टर, सिंथिया एनले। Who among the following consider political development as political modernization plus political institutionalization? इसका सही आंसर है हेलियो जेगुरिब, ठीक है, जेगुराइब, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन इसका। ऑप्शन डी। यहाँ एक ऑप्शन आता है पेलम्बरो, आप यहाँ देख सकते हो जोसेफ ला पेलम्बरो। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जोसेफ ला पेलम्बरो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लिंक किया था इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ऑप्शन भी एनालिसिस, जो ऑप्शन है इसके एनालिसिस करके जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहा है हेलियो जोगेरिबे, ठीक है। टेंथ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा है। इंक्रीज पेनेट्रेशन ऑफ द स्टेट और सेंटर इन द सोसाइटी, करेक्ट है ये भी। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। एनलार्ज एंड ब्रॉड बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, ये भी होता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में। अब ये सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर, नो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है इसमें। स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन सी। 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर रोट in his article Comparative Politics Today with reference to the scope of comparative politics that comparative politics is everything or it is nothing? ये काफ़ी आर्बिट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हो आप। जीके रॉबर्ट, इसमें मैंने रिसर्च नहीं किया, आप इसको नेट पे जाके और पढ़ सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फेडरल असेंबली इलेक्ट द जज ऑफ द फेडरल ट्रिब्यूनल? ये जो सिस्टम होता है जहाँ फेडरल असेंबली इलेक्ट करती है जजेस ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल के, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो भी यूनिक है। 7 मेंबर कमिटीज होती है, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान, इनके बीच में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। इसके ट्रीटी के माध्यम से जो ईस्टर्न रिवर्स है, सिंधु, झेलम, चिनाब
उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा, और जो वेस्टर्न रिवर्स है रावी, व्यास, सतलज, वो इंडिया कंट्रोल करेगी, और जो ईस्टर्न रिवर है उसका 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता है। ठीक है। विच विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आसियान? आसियान कब बना था? 1967 में। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया में है। इसके जो मेंबर है इसमें 10 मेंबर है, और लेटेस्ट एक ऐड हुआ है तिमोर लिस्ते, जिसकी कैपिटल दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। इसमें जो मेंबर है थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर सकते थे, भूटान नहीं है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई और कंबोडिया, ये भी है। इसके आयोग ने दो आंसर दिए। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ये भी मेंबर है, ब्रुनेई भी मेंबर है, कंबोडिया भी मेंबर है। ठीक है। 15th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू गेट मेंबरशिप ऑफ यूएन। इसमें आधा अधूरा इन्होंने आंसर दिया है, बाय फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद द प्रिस्क्राइब अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी जनरल। ये यहाँ तक तो ठीक है, अप्रूवल विद द सेक्रेटरी जनरल नहीं होता है। यूएनएससी, यूएनएससी एंड यूएनजीए, यूएनजीए विथ 2/3 मेजोरिटी से। और जो यूएनएससी है उसके परमानेंट 5 मेंबर्स, पांचों का अप्रूवल जरूरी है। बाय फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद द प्रिस्क्राइब अप्रूवल विथ यूएनएससी एंड यूएनजीए, ऑप्शन सी दिया इसने, आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इज नॉट इंक्लूड इन फॉर मट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका तो आप रिसर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट पे भी मिल नहीं रहा है। आयोग ने इसका आंसर दिया है नॉट, तो दिल्ली। ठीक है। 4 में से 3 मठ तो लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर में है। एक मठ कहाँ पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन द डिसीजन ट्री अप्रोच वी जनरली यूज। डिसीजन ट्री अप्रोच क्या होती है? जैसे ट्री की काफ़ी ब्रांचेस होती है, उसी प्रकार आपका जो डिसीजन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, डिसीजन लेने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस बेसिस पे हमने डिसीजन लिया है, ये सब उसमें ध्यान रखा जाता है डिसीजन ट्री अप्रोच में। इम्पैक्ट क्या होगा और ये सब गोल अचीव होगा कि नहीं, तो एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्चोरी। 5 रीट होती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हीबियस कार्पस, मेंडेमस, सर्सोरी, क्वा वारंटो। ठीक है। उसमें से एक पूछी गई है सर्सोरी टू बी सर्टिफाइड, इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। हीबियस कार्पस में जो बॉडी प्रेजेंट करने को बोली जाती है, इसमें हीबियस कार्पस। आप किसी को बंदी बनाकर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर या फिर हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इंटरवीन करके हीबियस कार्पस रिलीज कर सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, उसके अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट है हीबियस कार्पस रिलीज करता है अगेंस्ट द पुलिस अथॉरिटी। मैच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंसी विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकसभा 2024। ये तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मुझे एक पता था, खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल जी यहाँ से इलेक्ट हुए थे, तो बी का 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ठीक है, ताकि आप मैच कर लीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट? जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस करेक्ट है। जजेस कैन बी ट्रांसफर इन अदर हाई कोर्ट विद इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द मैनर इन विच द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर रिमूव्ड, ये भी करेक्ट है।
जज आर रिटायर एट द एज ऑफ 62। ये भी करेक्ट है, चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। वो फर्स्ट डिमांडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बुड्समैन इन इंडिया। इसका सही आंसर है के एम मुंशी। के एम मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके भी एक मेंबर थे, के एम मुंशी। इन्होंने ही फर्स्ट डिमांड किया था ओम्बुड्समैन, जिसे हम लोकपाल कहते हैं, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे के एम मुंशी। When did when did Indian Audit and Account Department started working independently in India? Independently in India. इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसके थ्रू ऑटोनॉमी दी गई थी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को। Who among the following define India not only in terms of Hindu idioms but consider both terms as synonyms? यहाँ पे हिंदुत्व की जहाँ भी बात आएगी, वी डी सावरकर से उसे जोड़कर देखिएगा। हिंदू कोने इनकी डेफिनेशन वी डी सावरकर जी ने दी थी, जिनमें उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे। आप उसे इंटरनेट पे जाके देखिएगा। जिनके एंसेस्टर इंडिया में रहते हो, जो भारत के धर्म को फॉलो करता हो, और आप इसमें थर्ड पॉइंट आप बताइएगा। इनकी एक फेमस बुक है 1857 पे, जिसमें उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, वी डी सावरकर जी। 24th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड बी आर अम्बेडकर स्टार्ट द पब्लिकेशन ऑफ मराठी न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत? फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1927 इसका सही आंसर है। बी आर अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई जो बुक्स है उसे देख लेते हैं। कास्ट इन इंडिया 1916 में लिखी थी। कास्ट इन इंडिया 1916 में। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखी थी। हु वर द शूद्रास 1946। द अनटचेबल्स 1948। कास्ट इन इंडिया। द बुद्धा इन हिज धम्मा 1957 में। गांधी एंड गांधीज्म। फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी में इन्होंने आरबीआई का आइडिया दिया था। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, स्टेट एंड माइनॉरिटी। ठीक है, ये सभी बुक बी आर अम्बेडकर जी की है। What is correct about the exercising the power of casting vote of the Speaker of Legislative Assembly? जो कास्टिंग वोट की पावर होती है स्पीकर की, उसके संदर्भ में क्या सही है? द स्पीकर विल एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वल वोट। करेक्ट है। द स्पीकर इज नॉट बाउंड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ कास्टिंग वोट, ये गलत है। बाउंड होते हैं वो। करेक्ट पूछा है तो ओनली वन इज करेक्ट। एमपी जीके का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। व्हाट इज द नेम ऑफ हलाली प्लान? हलाली प्लान को बोलते हैं सम्राट अशोक सागर, जो कि विदिशा में लोकेटेड है। When did Indian recognize Tibet Autonomous Region is a part of the territory of People's Republic of China? जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, हमने माना था कि तिब्बत उसका पार्ट है। कब माना था? ऑफिशियली जून 2003 में। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एज ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कुछ एक्सपर्ट इसमें ये भी कहते हैं कि ये एक फेल्यूर था। क्यों पता है? इसके बदले में हमने चाइना को एक प्रपोजल रखना चाहिए था, जिसमें अक्साई चीन वाला पार्ट और जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है उस पर डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराना चाहिए था चाइना से कि ये आप एक्सेप्ट करो कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, चाइना डिस्प्यूटेड रीजन बोलता है इसे, बट ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है।
इसके बदले में इंडिया ने जो तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है उसको 2003 में एज अ पार्ट ऑफ चाइना कहा था, पर कहना चाहिए था, बट ये हमने किया नहीं था। ये फेल्योर कहा जाता है उस टाइम की गवर्नमेंट का। इंडिया साइन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश इन, ये दो टाइम में हुआ था, 1975 और 2015 में। 100वां अमेंडमेंट। ऑफिशियल आंसर इन्होंने डी दिया है, सी को इग्नोर कर दिया है। मैच करना है शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल और 10th शेड्यूल। अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन अपर हाउस, ये हो जाएगा आपका थर्ड शेड्यूल से। डिस्क्वालिफिकेशन एक मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये होता है आपका 8th शेड्यूल से, माफ कीजिएगा 8th शेड्यूल में तो 9th शेड्यूल में है आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, ऑप्शन सी। फिर फॉर्म्स अलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये हो जाएगा आपका 10th शेड्यूल। तो डी का दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी एलिमिनेट हो गए। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, बी का तीन। थर्ड शेड्यूल अलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस और फॉर्म्स ऑफ अफर्मेशन, तो थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ अफर्मेशन है और फोर्थ शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट है। ठीक है, सी का एक ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे एक बार फिर देख लीजिए। अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में आएगा फॉर्म ऑफ अफर्मेशन। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट से लाया था। फोर्थ शेड्यूल में आएगा अलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये जाएगा 10th शेड्यूल में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, ये 1/6 अपॉइंट करते गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो क्रिएशन होता है आर्टिकल 169 के अंतर्गत होता है। कौन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो ट्राइड टू इस्टेब्लिश अ कॉरपोरेट स्टेट, ये मसोलिनी का आइडिया था। कॉरपोरेटिस्ट स्टेट, मसोलिनी फासिस्ट आइडियोलॉजी के समर्थक थे मसोलिनी। सिंक ऑफ लोकलाइजेशन टर्मिनोलॉजी किसकी थी? बी आर अम्बेडकर जी की। सिंक ऑफ सोशलाइजेशन जो रूरल एरिया है उसे सिंक ऑफ माफ कीजिएगा लोकलाइजेशन का है। क्यों का है? इसके पीछे जो अम्बेडकर जी का बोलना था कि ये कास्ट हायरार्की को प्रमोट करता है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है काफ़ी रूरल एरिया का। सिंक ऑफ लोकलाइजेशन टर्मिनोलॉजी इस संदर्भ में बी आर अम्बेडकर जी द्वारा दी गई थी। सिंक ऑफ लोकलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ऑफ कलेक्टेड इन द मध्य प्रदेश? इसमें रेवेन्यू, फूड, लोकल इलेक्शन, आप यहाँ देख सकते हो जो सेक्शन होते हैं कलेक्ट्रेट में, इसमें फूड, रेवेन्यू, लैंड, लोकल इलेक्शन, ट्राइबल, एक्साइज, एग्रीकल्चर, सेंसस एंड स्टैटिस्टिक, मेडिकल हेल्थ, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। आपको इंटरनेट पे सोशल वेलफेयर भी दिखेगा, पर जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की में सी को नहीं माना है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नॉट पूछा गया है, ऑप्शन सी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं होता है एज पर ऑफिशियल आंसर की। बट आप इंटरनेट पर खोजोगे इसे तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी आपको उसमें दिखेगा। As per the Madhya Pradesh government policy 2023 related to the Naxal Maoist surrender incentivize which of the following is correct? यदि वह सरेंडर कर देते हैं उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट। हर्बर्ट साइमन के लिए हर्बर्ट साइमन का क्वेश्चन है
या आप पढ़ सकते हो हर्बर्ट साइमन डिड नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 3 स्टेप बताई थी, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, डिज़ाइन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस इसका पार्ट नहीं है। हर्बर्ट साइमन के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कंडेम किया था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए मेयर ऑफ प्रोवर्ब्स एंड मिथ। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इन्होंने कंडेम किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज प्रोवर्ब्स एंड मिथ कहकर। तो हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की जो बुक देखे, फेमस बुक इन्होंने जो लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। Which of the following book is not authored by Hans Morgenthau? साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, ये इनकी बुक है। इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, हैंस मॉर्गनथाउ की बुक है। द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, हैंस मॉर्गनथाउ की बुक है। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ये बुक है अलेक्जेंडर वेंथ की। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट इज रिलेटेड टू अलेक्जेंडर वेंथ। वेंथ कौन थे? अलेक्जेंडर वेंथ, अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर, आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ एनार्कीज, हॉब्सियन एनार्की, लॉक्सियन एनार्की और कांटियन एनार्कीज। हैंस मॉर्गनथाउ के बारे में जान लेते हैं। हैंस मॉर्गनथाउ इज अ फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, gave 6 principles of realism in his book Politics Among the Nation। वेरी फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग द नेशन 1948 की, जिसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे क्लासिकल रियलिज्म के। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, हाउ मेनी मेंबर्स विद द मेयर शुड बी इन द मेयर्स इन काउंसिल। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी नॉट लेस देन 5 और नॉट मोर देन 10। थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन मध्य प्रदेश हैज डिक्लाइन फ्रॉम 32% देन दैट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्स टू अबाउट, ये हो गई 23% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से 2 ही करेक्ट है। ही शी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। या तो 2 करेक्ट होगा या तो 3। ही शी हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, ये भी करेक्ट है। 2 ऑप्शन हमें मिल गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। इफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर वेकेंट, देन हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। इसका सही आंसर है मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यदि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट होती है तो उस समय गवर्नर अपॉइंट करते हैं मेंबर को, जो प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स लेजिस्लेटिव असेंबली की। 40th नंबर का क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू द वॉर। इसका सही आंसर है 10th चैप्टर। यहाँ आप देख सकते हो चैप्टर जो 3 है ऑन जस्टिस पे है। चैप्टर 7 6 फोल्ड स्ट्रेटेजी बताई गई है। 8 नंबर का जो चैप्टर है कैलेमिटीज से कैसे निपटा जाए उसके लिए। 10th ऑन वॉर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। 13th नंबर का जो चैप्टर है कैप्चरिंग फोर्ट। इसमें कुल जो चैप्टर है 15 है अर्थशास्त्र में। Which of the following theory regarded the origin and nature of the state is not mentioned in the शांति पर्व। इसे आप कॉमन सेंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। पीसफुल थ्योरीज दी है स्टेट ऑफ नेचर की, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करेक्ट है।
डिवाइन थ्योरी, ये भी करेक्ट है। फोर्स, पीसफुल नहीं आता है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन सी को। ऑप्शन डी में ऑर्गेनिक नेचर है ऑफ द स्टेट, ये भी करेक्ट है। यदि आपको शांति पर्व के संदर्भ में ये नहीं पता है तो आप जनरल सेंस से भी जा सकते हो। शांति पर्व के बारे में आपको इतना ही पता होगा कि पीसफुल मीन के द्वारा जो पीसफुल नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है, तो इसमें फोर्स थ्योरी नहीं है मेंशन। In the year 1824, which of the following quarterly English publication was started by the Jeremy Bentham, father of utilitarianism? इसका सही आंसर है द वेस्टमिंस्टर रिव्यू। जेरेमी बेंथम के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर है जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इनकी जो बुक है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1976 में लिखी थी, और एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स 1776 और 1791 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय द J.S. मिल? जॉन स्टुअर्ट मिल। J.S. मिल, इसमें सिस्टम ऑफ लॉजिक J.S. मिल की है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट फ्रेडरिक एंजल की है ये बुक, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट पूछा है तो ऑप्शन बी। J.S. मिल की जो अदर बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमन और यूटिलिटेरियनिज्म सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर लिखी थी, हैरियट टेलर के साथ। 45th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसोफर बिलीव्स दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज द प्रोग्रेस ऑफ। देखो, इसमें हिस्ट्री आ गया, ह्यूमन हिस्ट्री। प्रोग्रेस की बात कौन करता है और हिस्ट्री की बात कौन करता है? व्लादिमीर लेनिन तो नहीं करते हैं। कार्ल मार्क्स, हाँ ये भी करते हैं। थॉमस हिल, थॉमस ग्रीन, ये हिस्ट्री और प्रोग्रेस की बात नहीं करते हैं। हीगल भी प्रोग्रेस और हिस्ट्री की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है और हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी वाला है हीगल का कॉन्सेप्ट। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। Who among the following political philosopher believe that the entire process of human history was the progress of absolute spirit toward the self-realization? आइडियोलॉजी की बात चल रही है, सेल्फ रियलाइजेशन दैट इज टूवर्ड द डिटर्मिनेंट एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा ये स्टेटमेंट हीगल का है। हीगल की एक बुक थी द फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, इनकी एक बुक है फिलोसॉफी ऑफ राइट। इन्होंने इसमें प्रेस किया है ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द ओम्बुड्समैन कैन रिकमेंड प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये होता है स्वीडन में। इंडिया में जो लोकपाल है ओम्बुड्समैन, उसके ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो कोर्ट्स है वो नहीं आती है। When was the finance department established for the first time in India to look after the budget? इसका ऑफिशियल आंसर 1843 दिया है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको 1861 भी मिलता है। ऑफिशियल आंसर की इसका 1843 आंसर दिया। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट बना था 1843 में एज पर ऑफिशियल आंसर की ऑफ MPPSC। When and where was the first training institute for the administrative service established in India? इसमें भी डाउट है। 1947 दिल्ली इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है, जबकि 1847 ये 19 माफ कीजिएगा 1947 ये 1954 है। और ये लेटर शिफ्ट हो गया था मसूरी में 1959 में। आप इसे एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। What are the four aspects of globalization debate in IPE, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी? ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसका।
इसमें इंटरनेशनलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, डी-टेरिटोरियलाइजेशन और लिबरलिज्म, ये सब 4 एस्पेक्ट थे ग्लोबलाइजेशन डिबेट के। इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, लिबरलिज्म, टेरिटोरियलाइजेशन। Which Western thinker used the gap approach for index of literacy, nutrition, birth, death rate as per the capital income, poverty level, rates of fixed capital formation and productivity? इसका सही आंसर है एंडर गुंडर फ्रैंक। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट नामक एक बुक लिखी थी इन्होंने, एंडर गुंडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक। यहाँ पॉल प्रेविस आते हैं जिन्हें फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है हम पार्ट बी में करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट सी में करेंगे हम, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।